शेर खान की तलाशी ली गई तो इसके पेट के साथ कपड़े से बंधी हुई एटमी डाटा वाली डिस्क बरामद हुई। इसे देखकर नौजवान अफसर चौंका। इसने कहा, ये क्या है? शेर खान ने कहा, सर ये पाकिस्तान की बड़ी कीमती अमानत है जिसे मैं जान का खतरा मोल लेकर यहाँ तक लाया हूँ। इसमें क्या है ये मैं आपको नहीं बता सकता। नौजवान फौजी अफसर ने हवालदार से कहा, इसको देखो ये मुसलमान है। हवालदार करीमदाद ने शेर खान को देखा और कहा, सर ये मुसलमान है। फौजी अफसर ने कहा, इसका मतलब है कि ये मुसलमान भारतीय जासूस है, इसे कोने में बिठा दो। शेर खान को कोने में बिठा दिया गया। हवालदार करीमदाद स्टेन गन लिए इसके सर पर खड़ा था। फौजी अफसर ने टेलीफोन की हत्ती 3-4 बार जोर जोर से घुमाई और किसी से कहा, सर हमने एक मुसलमान भारतीय जासूस पकड़ा है जिसके पास एक कंप्यूटर की एक डिस्क बरामद हुई है। बस सर वो कहता है कि ये पाकिस्तान की अमानत है। यस सर। फौजी अफसर ने टेलीफोन बंद करके हवालदार करीमदाद से कहा, करीमदाद इसकी आंखों पर पट्टी बांध दो। कैप्टन साहब ने पीछे हेडक्वार्टर में बुलाया है। शेर खान ने कहा, आप मुसलमान हैं, आज़ाद कश्मीर फौज के अफसर हैं। मेरी आपसे एक ही दरख्वास्त है कि इस कंप्यूटर डिस्क को हिफाजत से रखिएगा। खामोश रहो, नौजवान फौजी अफसर ने शेर खान को झिड़क कर कहा। इसके बाद शेर खान को एक जीप में बिठाकर पीछे ले जाया गया। जीप टीलों के दरमियान ऊंचे नीचे रास्तों पर कुछ देर चलती रही, फिर एक जगह रुक गई। शेर खान को बाजू से पकड़कर नीचे उतारा गया। यहाँ इसे एक कमरे में आज़ाद कश्मीर की रेजिमेंट के कैप्टन साहब के सामने पेश कर दिया गया। शेर खान की आंखों की पट्टी खोल दी गई। शेर खान ने देखा कि इसके सामने कुर्सी पर एक खुश शक्ल बारोब चेहरे वाला कैप्टन रैंक का फौजी अफसर बैठा है जो नौजवान लेफ्टिनेंट शेर खान को साथ लाया था। इसने कंप्यूटर डिस्क वाला लिफाफा कैप्टन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, सर ये डिस्क इसकी तलाशी लेने पर बरामद हुई है। कैप्टन ने लिफाफे में से डिस्क को निकालकर इसे गौर से देखा, फिर इसे लिफाफे में डालकर अपने पास मेज पर रख दिया और शेर खान से पूछा, सच सच बता दो कि तुम कौन हो। इस डिस्क में जो कुछ है वो हमें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा, लेकिन बेहतर यही है कि तुम खुद ही हमें बता दो कि तुम्हें किसने भेजा है और तुम किस मिशन पर आए हो। अगर तुमने सब कुछ सच सच बता दिया तो ये तुम्हारे हक में बेहतर होगा। शेर खान इन लोगों को कंप्यूटर डिस्क के बारे में असल हकीकत नहीं बता सकता था और ये लोग इसे आसानी से छोड़ने वाले भी नहीं थे। इसे डर था कि इस कश्मकश में कंप्यूटर डिस्क गायब ना हो जाए। शेर खान ने कुछ सोचकर कैप्टन से कहा, सर मैं आपको एक नंबर देता हूँ, इस नंबर पर फ़ोन करें। कैप्टन ने कहा, इस किस्म की चालाकियाँ यहाँ नहीं चलेंगी, सीधी तरह हमें सब कुछ बता दो, नहीं तो तुम्हें उल्टा लटका देंगे, फिर तुम सब कुछ अपने आप बता दोगे। ये फौजी कैप्टन भी सच्चा था, इसे शेर खान के साथ ऐसा ही सलूक करना चाहिए था। इसे पता ही नहीं था कि शेर खान कौन है और अपने साथ क्या ले जा रहा है। सर मेरी दरख्वास्त है कि आप इस नंबर पर जो मैं आपको देता हूँ फ़ोन कर लें, इसके बाद आप बेशक मुझे उल्टा लटका दें। कैप्टन ने एक लम्हे के लिए शेर खान को घूर कर देखा, फिर पूछा, ये किसका नंबर है? शेर खान ने कहा, सर जिसका नंबर है वो खुद ही आपको बता देगा, प्लीज़ आप फ़ोन करें, ये बहुत ज़रूरी है। नंबर बताओ, कैप्टन ने कागज़ पेंसिल लेकर कहा। शेर खान ने इसे एक नंबर बताया। कैप्टन ने नंबर कागज़ पर लिख दिया। तुम फ़ोन पर क्या पैगाम देना चाहते हो? शेर खान ने कहा, इन्हें कहिए कि सीक्रेट नंबर 766 हमारी हिरासत में है। कैप्टन को अभी तक यकीन था कि ये हिंदुस्तानी जासूस है और ब्लफ चाले चल रहा है। इसने नंबर डायल करते हुए शेर खान से कहा, याद रखो तुम्हारी कोई ब्लफ चाल यहाँ नहीं चलेगी। नंबर डायल हो चुका था तो कैप्टन ने रिसीवर कान के साथ लगा लिया। दूसरी तरफ से घंटी बज रही थी। तीसरी घंटी पर किसी ने दूसरी तरफ से पूछा, नाम बताओ। कैप्टन को इस किस्म के सवाल की तवक्का नहीं थी। इसने कहा, तुम अपना नाम बताओ, कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से आवाज़ आई, तुमने किस नंबर पर फ़ोन किया है? कैप्टन ने चिल्लाकर कहा, जो तुम्हारा नंबर है इसी नंबर पर फ़ोन किया है मैंने। दूसरी तरफ से फिर आवाज़ आई, अगर तुमने अपना नाम न बताया तो फ़ोन बंद कर दिया जाएगा। शेर खान ने यह मुकालमे सुने तो जल्दी से कहा, सर इन्हें वो जुमला दोहराएं जो मैंने आपको कहा है। कैप्टन ने गुस्से में शेर खान की तरफ देखा और कहा, सीक्रेट नंबर 666 हमारी हिरासत में है। दूसरी जानिब से एक सेकंड की खामोशी के बाद आवाज़ आई, इससे पूछो जुनूबी इलाके में क्या हो रहा है। कैप्टन ने शेर खान से कहा, कोई पूछ रहा है कि जुनूबी इलाके में क्या हो रहा है। यह खुफिया कोड था। शेर खान को मालूम था कि इसके जवाब में जब वो कोड अल्फाज में एक जुमला दोहराएगा तो दूसरी तरफ इसकी तस्दीक हो जाएगी कि मैं शेर खान ही हूँ और इसके साथ ये कोड तब्दील कर दिया जाएगा क्योंकि ये कोड जाहिर हो गया होगा। शेर खान ने कहा, इसे कहो कि महमूद गजनवी ने दवार का बड़ा बुत पाश कर दिया है। कैप्टन ने सख्त गुस्से और बेजारी के आलम में ये जुमला दोहराते हुए कहा, वो कह रहा है कि महमूद गजनवी ने दवार का बड़ा बुत पाश कर दिया है। इसके बाद दूसरी तरफ से आवाज़ आई, इस आदमी को अपने पास ही रखो, हमें मालूम हो गया है कि तुम कहाँ से फ़ोन कर रहे हो, हमारी अगली कॉल का इंतज़ार करो। कैप्टन ने फ़ोन रख दिया। शेर खान से पूछा, क्या बात हुई है? कैप्टन ने झिंझलाकर कुर्सी से उठते हुए हवालदार से कहा, इसको ले जाकर क्वार्टर गार्ड में बंद कर दो। शेर खान खामोश रहा। हवालदार करीमदाद ने आगे बढ़कर शेर खान को बाजू से पकड़कर झटका दिया और उठाकर कहा, चलो
इसके साथ ही टेलीफोन की घंटी बजने लगी। कैप्टन ने फ़ोन उठाया। शेर खान रुकने लगा तो हवालदार ने इसे धक्के देकर कहा, जांगली, ये तुम्हारा फ़ोन नहीं है, चलो आगे। इस दौरान कैप्टन ने फ़ोन सुन लिया था। दूसरी तरफ से एक आवाज़ आई थी, मैं एरिया कमांडर बोल रहा हूँ, तुमने जिस आदमी को पकड़ रखा है इसको अपनी हिफाजत में ले लो, इसे किसी किस्म की गुजंद न पहुँचे। मैं मेजर मलक को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ, वो इस आदमी को अपने साथ ले आएगा। कैप्टन फौरन समझ गया कि ये शख्स मिलिट्री इंटेलिजेंस का कोई अफसर है और किसी अहम मिशन के बाद वापस आया है। कैप्टन ने फ़ोन बंद करने के बाद हवालदार करीमदाद से कहा, करीमदाद तुम जाओ। करीमदाद ने शेर खान का बाजू छोड़ दिया और चला गया। कैप्टन ने शेर खान के पास आकर इससे हाथ मिलाया और कहा, आई एम सॉरी, लेकिन आप तो जानते हैं कि जब तक हमें कोई सबूत न मिले हमें ये कार्रवाई करनी पड़ती है। शेर खान ने कहा, मैं समझता हूँ, अब वो डिस्क मेरे हवाले कर दीजिए। ज़रूर, कैप्टन ने कहा और इसने मेज़ पर से लिफाफे में पड़ी कंप्यूटर डिस्क शेर खान के हवाले करते हुए कहा, मैं जानता हूँ अब मैं ये नहीं पूछूंगा कि इस डिस्क में क्या है, लेकिन इतना ज़रूर जान गया हूँ कि ये हमारे मुल्क के लिए कोई बेहद कारआमद डिस्क है, ऐसा ही समझ लें। शेर खान ने धीमी आवाज़ में कहा। वो कुर्सी पर बैठ गया। कैप्टन ने इसे बताया कि मेजर साहब अभी इसे लेने के लिए आ रहे हैं। कैप्टन ने शेर खान के लिए चाय और बिस्किट मंगवाए। 15-20 मिनट के बाद बाहर एक फौजी हेलीकॉप्टर की आवाज़ आई। कैप्टन ने खिड़की में से बाहर देखते हुए कहा, मेजर साहब आ गए हैं। हेलीकॉप्टर लैंडिंग पैड पर आकर रुक गया। इसमें से एक बड़े अच्छे सिविलियन कपड़ों वाला आदमी उतर कर सीधा कैप्टन के कमरे में आ गया। इसने शेर खान की तरफ देखा। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। मेजर ने कहा, कर्नल साहब आपका इंतज़ार कर रहे हैं, मेरे साथ आ जाएं। और शेर खान हेलीकॉप्टर में सवार होकर कर्नल एसएस से मिलने के लिए चला गया। कर्नल एसएस अपने ऑफिस में बैठा था। शेर खान कमरे में दाखिल हुआ तो कर्नल इसे उठकर मिला और दूसरे साइड रूम में ले गया। शेर खान ने इसे डिस्क निकाल कर दी और कहा, इसका डाटा इंडिया में हमारे मुजाहिदों के कंप्यूटर में फीड कर दिया गया है, ये इसकी मास्टर कॉपी है। कर्नल ने लिफाफे में से डिस्क निकाल कर इसे देखा और कंप्यूटर की तरफ बढ़ते हुए कहा, इस बारे में हमारी इंटेलिजेंस ने फुल रिपोर्ट दे दी थी, मगर हमें इस प्रोजेक्ट के कंप्यूटर डाटे की तलाश थी। इसने डिस्क को कंप्यूटर में डालकर स्क्रीन पर निगाहें जमा दी। शेर खान भी कंप्यूटर की स्क्रीन को देख रहा था। दूसरे ही लम्हे स्क्रीन पर वो तमाम डाटा उभरना शुरू हो गया जो हमारे दुश्मन मुल्क का एक बहुत बड़ा एटमी राज था और जिस पर भारत बड़ी तेजी से काम कर रहा था और जो पाकिस्तान पर भारत के एटमी वार हेड मिसाइलों के हमले की पूरी टेक्निकल दस्तावेज थी। कर्नल एसएस ने पूरे डाटे के मुशाहिदे के बाद शेर खान से कहा, शेर खान तुमने बहुत बड़ा काम किया है, अपने वतन की बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दी है, हमें तुम पर फख्र है। शेर खान ने कहा, सर मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया है। कमांडो शेर खान ने वो रात और अगला दिन वहीं गुजारा और दूसरी रात को कंट्रोल लाइन एक ख़ास मुकाम से अबूर की और श्रीनगर की तरफ रवाना हो गया। वो सारी रात पहाड़ियों में सफ़र करता रहा। इससे अगला दिन भी सफ़र में गुजर गया। रात को वो श्रीनगर के मुज़ाफ़ाती इलाके में था जहाँ से वो अपनी कमीनगाह में पहुँच गया। कमांडो अरसलान इसे वहीं मिल गया। इसने अरसलान को बताया कि मिशन कामयाब रहा और एटमी डाटा डिस्क मुतल्लका हुकाम तक पहुंचा दी गई है। अरसलान ने और दूसरे मुजाहिदों ने इसे मुबारकबाद दी। अरसलान ने शेर खान से कहा, अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? शेर खान ने कहा, मुझे दिल्ली जाकर लीडर को मिशन की कामयाबी की रिपोर्ट करनी होगी, ये बहुत ज़रूरी है। तुम्हारा कब वापस जाने का इरादा है? शेर खान ने कहा, मेरा अब यहाँ कोई काम नहीं, मैं कल रात को ही यहाँ से निकल जाऊँगा। अरसलान ने पूछा, तुम अकेले जाओगे या मैं जम्मू तक तुम्हारे साथ जाऊँ? इसकी क्या ज़रूरत है? शेर खान ने कहा। अरसलान कहने लगा, मुजाहिद असद जो तुम्हें जम्मू रोड तक छोड़ाएगा। दूसरे दिन रात को शेर खान ने तमाम मुजाहिदों से मुसाफा किया। अरसलान को खुदा हाफिज़ कहा और खच्चर पर बैठ गया। इसके साथ असद जो भी एक खच्चर पर बैठा था। ये खच्चर पहाड़ी रास्तों पर बड़ी आसानी से सफ़र कर सकते थे। दोनों मुजाहिद रात की तारीकी में अपने सफ़र पर चल पड़े। वो सफ़र रात को चले थे। तकरीबन सारी रात जंगलाती टीलों में सफ़र करते रहे। ऊँ फट रही थी। जब वो इस सड़क पर पहुंच गए जहां से जम्मू की तरफ जाने वाली लारियां गुजरती थी, मुजाहिद असद जो शेर खान को सड़क पर छोड़कर दोनों खच्चर लेकर वापस चला गया। शेर खान ने खद्दर का कुर्ता पजामा और गर्म कोट पहन रखा था और ऊपर कंबल की बुक्कल मारी हुई थी। इसने अपने पास इतने ही पैसे रखे थे जितने पैसों की इसे दिल्ली में ज़रूरत पड़ सकती थी। इसके अलावा इसके पास कोई चाकू या असला वगैरह नहीं था। बस अल्लाह तवक्कल चल पड़ा। कुछ देर इंतजार करने के बाद जम्मू जाने वाली लारी आ गई। शेर खान ने पहले ही हाथ दे रखा था। वो लारी में सवार हो गया। जलंधर पहुंचने तक कमांडो शेर खान को चारों तरफ से होशियार रहकर सफ़र करना था। ये सारा इलाका बेहद हसास इलाका था और पुलिस ने सीआईडी का जाल फैला रखा था। वो खैरियत से जलंधर पहुंच गया। जम्मू से ही वो दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठा था। ये ट्रेन जलंधर से होकर जाती थी। जलंधर से आगे इसे इतनी ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी वो इर्द गिर्द के माहौल का बराबर जायज़ा ले रहा था। इसने जाते ही लीडर को रिपोर्ट की और इसे अपने मिशन की कामयाबी की खबर दी। लीडर ने कहा, मुझे तुम्हारी कामयाबी की खबर कल रात को मिल गई थी।
एटमी डाटा वाली डिस्क जहां हम पहुंचाना चाहते थे वहां पहुंच गई है। इस वक्त कबीर खान मुजाहिद भी वहां बैठा था। कहने लगा, ये काम ज़रा मुश्किल, मेरा मतलब ज़रा टेढ़ा था, मगर अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि सब कुछ हमारी मर्जी के मुताबिक हो गया। लीडर ने शेरखान से कहा, रात को खाना हम इकट्ठे खाएंगे, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। ठीक है सर, शेरखान बोला। रात का खाना लीडर ने अपनी खुफिया कमीनगाह के छोटे से कमरे में ही मंगवा लिया। शेरखान इसके पास बैठा था। दोनों ने खाना खाया, फिर चाय आ गई। वो चाय पीने लगे। शेरखान ने पूछा, सर आपने कोई ज़रूरी बात करनी थी? लीडर ने चाय की प्याली नीचे रखते हुए कहा, ये तो तुम्हें मालूम ही है कि हमारी जिहाद कश्मीर की खुफिया तंजीम भारत में हर जगह थोड़ा बहुत जितना मुमकिन हो सकता है काम कर रही है। भारत के मुसलमानों के साथ यहाँ की हुकूमत और कट्टर हिंदू जमातें जो वहशियाना और गैर इंसानी सलूक कर रही हैं, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हुकूमत और कट्टर हिंदू जमातें यहाँ के मुसलमानों को हिंदू बनाने की मजमूम कोशिशों में दिन रात लगी हुई हैं। चुनाचा हमें इसका मुकाबला करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ हम कश्मीरी मुसलमानों के हक़ आज़ादी के लिए भी इनका साथ दे रहे हैं, जो कुर्राए अर्ज़ के हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है कि अगर तुम्हारे हमसाये में मुसलमानों पर काफिर जुल्म कर रहे हो तो तुम पर जिहाद फ़र्ज हो जाता है। ये दहशतगर्दी नहीं है, ये जिहाद है जो हम अपने दीन इस्लाम की खातिर कर रहे हैं। हम भारत के अवाम के दुश्मन नहीं हैं। यहाँ के अवाम खुद हुकूमत की लाई हुई महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। हमारी दुश्मनी इस्लाम के दुश्मनों मुसलमानों पर जुल्म और सितम करने वालों के साथ है, और हम मुसलमानों की बका और इनके जायज़ हुकूक की हिफाजत के लिए ये जिहाद कर रहे हैं, और अपना मकसद हासिल करने के लिए हमारा जिहाद जारी रहेगा, ख्वाह इसके लिए हमें कितनी ही कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? समझ रहा हूँ सर, शेरखान ने कहा। मैंने अपनी ज़िंदगी जिहाद के नाम लिख दी हुई है। मेरी हर लम्हा अल्लाह ताला से यही दुआ है कि मुझे जिहाद करते हुए शहादत नसीब हो। आमीन। लीडर ने कहा, यह हर मुसलमान की ख्वाहिश है। ये तमहीद मैंने इसलिए बांधी थी कि जो कुछ मैं तुम्हें बताने वाला हूँ इसका पस मंजर वाज़े हो जाए। अब मैं असल पॉइंट पर आता हूँ। लीडर ने चाय का आखिरी घूंट पीने के बाद प्याली नीचे रखी और शेरखान की तरफ थोड़ा सा झुककर कहने लगा, हमारी खुफिया इस्लामी तंजीम यहाँ इतनी ज़्यादा सरगर्म नहीं। इसकी वजह सिर्फ यही है कि हम दुश्मन के पेट में बैठे हुए हैं। भारत की हुकूमत को हमारी तंजीम का बखूबी इल्म है और इसकी इंटेलिजेंस 24 घंटे हमारे आदमियों की तलाश में रहती है। लेकिन एक तो हमारे मुजाहिदों की तादाद महदूद है, दूसरे हम बेहद एहतियात से काम लेते हैं और इंतहाई अहम मिशन सर अंजाम देते हैं, जिसकी वजह से अभी तक भारत की खुफिया एजेंसियां अपनी सर तोड़ कोशिशों के बावजूद हमारे खुफिया ठिकाने का आज तक सुराग नहीं लगा सकी। लेकिन 3 दिन पहले एक बड़ी बदकिस्मती की बात हो गई है। लीडर जरा खामोश हुआ तो शेरखान ने फिक्रमंदी से पूछा, वो क्या सर? लीडर कहने लगा, हमारे एक मुजाहिद दिल्ली सेक्रेटेरिएट से एक बड़ा अहम राज ला रहा था कि अपनी एक गलती की वजह से वो रास्ते में ही पकड़ा गया। इसके कब्जे से वो खुफिया राज भी एक कागज़ की शक्ल में बरामद हो गया जो इसने एक सीक्रेट फाइल से नकल किया था। पुलिस ने इसे CIA के हवाले कर दिया, जिसने इसको वहशियाना अजियतें देकर पूछगछ शुरू कर दी। हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा मुजाहिद शहीद हो जाएगा लेकिन अपनी जुबान नहीं खोलेगा। लेकिन दूसरे ही दिन वो CIA के खुफिया टॉर्चर सेल से फरार होने में कामयाब हो गया। ये इसने कैसे किया हमें इसका कोई इल्म नहीं है। हमें सिर्फ इतनी इतला मिली है कि अपना मुजाहिद फरार होने के बाद हमारे पास आने के बजाय हैदराबाद दक्कन पहुंचकर ज़ेरे ज़मीन चला गया है। शेरखान बोला, ये तो बड़ी अच्छी बात हुई है। लीडर ने कहा, लेकिन इसके साथ ही एक और ट्रेजिडी भी हो गई है। मुजाहिद के फरार होने के फ़ौरन बाद दिल्ली की खुफिया पुलिस मुजाहिद के घर पर छापा मारकर इसकी नौजवान बीवी को पकड़ कर ले गई है। शेरखान के चेहरे पर तशवीश के आसार थे। इसने पूछा, पुलिस मुजाहिद की बीवी को कहाँ लेकर गई है सर? लीडर कहने लगा, अभी तक हमें इसका पता नहीं चल सका, लेकिन हमारे आदमी मालूम करने की बड़ी सरगर्मी से कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही हमें पता चला कि इस बेगुनाह खातून को पुलिस ने किस जगह कैद में रखा हुआ है, हमें इसे वहाँ से निकालने की सरतोड़ कोशिश करेंगे और इस वक्त तक कोशिश करते रहेंगे जब तक कि मुजाहिद की बीवी को भारतीय पुलिस के चंगुल से निकाल नहीं लेते, और ये काम तुम्हारी सरकर्दगी में अंजाम दिया जाएगा। शेरखान बोला, सर मुझे पूरी तरह तैयार समझे। लीडर ने कहा, मुझे पूरी उम्मीद है कि कल शाम तक हमें ये मालूम हो जाएगा कि मुजाहिद की नौबेहता बीवी को अगवा करने के बाद भारतीय पुलिस ने इसे कहाँ रखा हुआ है। शेरखान कहने लगा, सर मैं यही हूँ। जैसे ही हमें इतला मिली मैं इस बेगुनाह मुसलमान औरत को भारतीय दरिंदों की कैद से निकालने के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। मुझे अपने हर मुजाहिद से यही उम्मीद है। लीडर ने कहा। शेरखान ने कहा, लेकिन सर मुजाहिद की बीवी को तो कुछ भी मालूम नहीं है कि वो इंडियन पुलिस को क्या बता सकेगी। लीडर ने कहा, भारतीय खुफिया एजेंसी मुजाहिद की बीवी से ये ज़रूर मालूम करने की कोशिश करेगी कि मुजाहिद को मिलने कौन कौन लोग आते थे और वो कहाँ कहाँ जाया करते थे। लेकिन पुलिस का असल मकसद मुजाहिद की बीवी को यरगमाली बनाकर मुजाहिद को बरामद करना है। चुनाचा पुलिस की तरफ से कल के अखबारों में ये खबर छपवा दी गई है कि फला नाम का एक खतरनाक मुजरिम जेल से फरार हो गया है। पुलिस ने इसकी बीवी को गिरफ्तार करके अपनी तहवील में लिया हुआ है और इससे पूछगछ की जा रही है। पुलिस जानती है कि जब ये खबर
मुजाहिद तक पहुँचेगी तो वो बेचैन हो जाएगा, क्योंकि इसे मालूम है कि पुलिस इसकी बीवी को तशद्दुद का निशाना बना रही होगी। चुनांचे वो अपनी बीवी की इज्जत और ज़िंदगी बचाने के लिए मुमकिन है अपने आप को पुलिस के हवाले कर दी। शेर खान बोला, दिल्ली पुलिस बड़ा घिनौना खेल खेल रही है। लीडर कहने लगा, इसलिए तो हम चाहते हैं कि मुजाहिद की बीवी को जैसे भी हो जितनी जल्दी मुमकिन हो पुलिस की कैद से निकालकर किसी जगह रोपोश कर दिया जाए, क्योंकि ये तयशुदा बात है कि पुलिस इस वक्त तक मुजाहिद की बेगुनाह बीवी को नहीं छोड़ेगी जब तक कि मुजाहिद अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं कर देता। और मुजाहिद की शादी को अभी 1 साल भी नहीं गुजरा था। शेर खान ने बड़े जज्बे के साथ कहा, सर मुझे बताइए कि मुजाहिद की बीवी का सुराग लगाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। लीडर ने जवाब में कहा, इस बारे में तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। हमने जिन आदमियों को इस काम पर लगा दिया है वो पूरी तवज्जो के साथ ये काम कर रहे हैं और इन्हें मालूम है कि पुलिस और खुफिया एजेंसी इस बेगुनाह खातून को कहां कहां कैद में रख सकती है। इंशाल्लाह 2-1 दिन में ही हमें सुराग मिल जाएगा। तुम्हारा मिशन इसके बाद शुरू होगा। शेर खान ने खदशे का इजहार करते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मुजाहिद अपनी बीवी के दबाव में आकर खुद को पुलिस के आगे पेश कर दें। लीडर ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, ऐसा नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि हमें आज सुबह दक्कन से अपने मुजाहिद का पैगाम मौसूल हुआ है जिसमें इसने कहा है कि मेरी तरफ से मुतमईन नहीं, मैं इस सूरत हाल से घबरा कर खुद को पुलिस के हवाले नहीं करूंगा, चाहे मुझे बड़ी से बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। थोड़े तवक्कुफ के बाद लीडर कहने लगा, ऐसा फैसला मुजाहिद ने इस वजह से भी किया है कि इसकी बीवी को हमारी खुफिया तंजीम के किसी राज का इल्म नहीं है, वो पुलिस को कुछ भी नहीं बता सकेगी। लेकिन अगर मुजाहिद पुलिस के हाथ आ गया तो इसमें कोई शक नहीं कि वो कभी जुबान नहीं खोलेगा, तशद्दुद बर्दाश्त करते करते मर जाएगा, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं बताएगा। लेकिन इसे मालूम है कि इस जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में ऐसे ऐसे इंजेक्शन और दूसरे तरीके आज़ाद हो चुके हैं कि जिसकी वजह से आदमी का जहन माऊफ हो जाता है, वो नींद बेहोश हो जाता है और इस नींद बेहोशी में वो इंजेक्शन के असर की वजह से अपने सारे राज खुद ब खुद उगल देता है। मुजाहिद सिर्फ इसी वजह से अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं करना चाहता था, क्योंकि इसको हमारे सारे राज मालूम है। इससे खतरा है कि कहीं खुफिया एजेंसी वाले इसको कोई इंजेक्शन देकर इससे सारे राज मालूम न कर ले और ख़ुद मुजाहिद को खबर भी ना हो कि इसने नींद बेहोशी में क्या कुछ कह दिया है। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है, शेर खान ने कहा। लीडर कहने लगा, इसलिए तो हमें अपने हर मुजाहिद पर फख्र है, लेकिन हम मुजाहिद की बीवी को हर हाल में बरामद करना चाहते हैं, ये हम पर फर्ज आयद होता है। इस गुफ्तगू के बाद 2 दिन गुजर गए। मुजाहिद की बीवी का कोई सुराग न मिल सका। पुलिस ने इसे कहाँ रखा हुआ है। तीसरे दिन शाम का वक्त था कि वो मुजाहिद जिसे खोज लगाने के लिए भेजा हुआ था अचानक खुफिया कमीनगाह में आ गया। शेर खान और लीडर इस वक्त अपने छोटे कमरे में बैठे इसी मौजू पर बातें कर रहे थे। इस मुजाहिद को देखकर लीडर ने बगैर कोई और बात किए पूछा, अच्छी खबर है या बुरी खबर है? इस मुजाहिद ने लीडर के करीब बैठते हुए कहा, अच्छी खबर लाया हूँ सर, अपने सरफरोश की बीवी रत्नागिरी के पुराने किले में कैद है। लीडर मुजाहिद का मुंह तकने लगा, फिर पूछा, क्या तुमने इसकी तस्दीक कर ली है? मुजाहिद ने कहा, सर मैं तस्दीक करने के बाद आपको यह खबर दे रहा हूँ। जिस आदमी ने ये जासूसी की है वो किला रत्नागिरी का पुराना चौकीदार है। इसने खुद मुजाहिद की बीवी को पुलिस की गाड़ी में किले के अंदर जाते देखा है। इस चौकीदार का नाम क्या है? लीडर ने पूछा। मुजाहिद ने कहा, इसका नाम रहीम खान है। मुजाहिद की बीवी ज़ैबुन्निसा के किले में लाए जाने के बाद अब किले के बाहर पुलिस का पहरा लगा दिया गया है और रहीम खान को 1 माह की छुट्टी देकर गाँव भेज दिया गया है। रहीम खान का गाँव किले से 2 मील के फासले पर है। लीडर ने कहा, क्या तुम रहीम खान को और रहीम खान तुम्हें जानता है? मुजाहिद ने कहा, जी नहीं, लेकिन जिस मुजाहिद ने मुझे ये खबर ला कर दी है वो रहीम खान को अच्छी तरह से जानता है और रहीम खान भी इसे जानता है। लीडर ने कहा, इस आदमी का नाम क्या है? मुजाहिद बोला, इसका नाम शाहनवाज खान है, वो हमारी तंजीम का हमदर्द है। क्या तुम इसे यहाँ ला सकते हो? लीडर ने पूछा। मुजाहिद बोला, वो मेरे साथ ही रत्नागिरी से दिल्ली आया है, मैं सुबह इसे ला सकता हूँ। लीडर ने कहा, हमारे पास वक्त नहीं है, ये तुम भी जानते हो, क्या तुम इसे अभी जाकर इसे यहाँ नहीं ला सकते? मुजाहिद बोला, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी जाकर इसे ले आता हूँ, वो जिस हालत में भी होगा मेरे साथ चल पड़ेगा। वो हमारी तंजीम का रुकन नहीं है, लेकिन इसने वक्त पड़ने पर हमेशा हमारा साथ दिया है। लीडर ने कहा, तुम अभी जाकर इसे ले आओ। मुजाहिद चला गया। इसके जाने के बाद शेर खान कहने लगा, मैंने रत्नागिरी के पुराने किले का नाम जरूर सुना है, ये किस जगह पर वाक़ है? लीडर ने कहा, ये सूबा महाराष्ट्र में वाक़ है। किसी ज़माने में यहाँ एक मरहटा सरदार हुकूमत करता था। वक्त गुजरने के साथ ये किला वीरान हो गया। इस मरहटा सरदार की औलादें भी न रही, किला वीरान हो चुका है। मगर इसकी तारीख़ी अहमियत के पेश नज़र महाराष्ट्र की हुकूमत ने इसकी थोड़ी बहुत मुरम्मत कराने के बाद वहाँ एक चौकीदार मुकर्रर कर दिया था। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।